हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले सभी को प्यारा सा नमस्कार। तो साथियों, कैसे हैं सभी? सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। ओके, आपके लिए आज की जो ये सीरीज है, अलंकारों की सीरीज अपनी चल रही है, इसमें एक और महत्वपूर्ण अलंकार मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, जैसे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ओके, वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही अच्छा अलंकार का जो ये अपना सेशन है ये रहने वाला है। वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओके, चलिए तो हम शुरू करेंगे आज श्लेष अलंकार। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि अलंकारों का टॉपिक जुड़ा हुआ होता है तो वहां श्लेष अलंकार न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए देखो, श्लेष अलंकार। ठीक है, ध्यान दो साहब। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि श्लेष अलंकार होता क्या है साहब, कैसे पहचाने इसको। तो इसके लिए हमें दो पंक्तियां याद रखनी है। दो पंक्तियां बड़े इजी वे में समझोगे क्या? शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक, अभंग सबंग अधिभार। अभंग सबंग अधिभार, कहे डीएस तंवर वरदान, यही है श्लेष अलंकार। बस इतनी सी परिभाषा है, छोटी सी। लिखते हैं एक बार, फिर आपको मैं समझाता हूं कि क्या होगा ये। ठीक है, शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक, अभंग सबंग अधिभार। ओके, कहे डीएस तंवर वरदान, यही है श्लेष अलंकार। ठीक है, बस इतनी सी परिभाषा। क्या मतलब हुआ इसका समझिए। देखो, शब्द है ना वो एक रहेगा। शब्द कितना? एक रहेगा। लेकिन अर्थ है ना वो उसी एक ही शब्द का अर्थ है जो क्या रहेगा? अनेक। अलग अलग अर्थ निकलेगा उसका। और इसके जो भेद है ना, अभंग और सबंग, जैसा कि हमने यमक अलंकार में पढ़ा था। यमक अलंकार में और श्लेष में फर्क क्या है ये चीज समझिए आप। यमक में एक कोई भी शब्द था वो बार 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 आ रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी उस शब्द की, तब उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। लेकिन यहां तो शब्द केवल एक बार ही आया है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ में उसका अलग अलग अर्थ निकला है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये है श्लेष। उदाहरण में अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। देखो, ऐसे कह सकते हैं हम, जहां एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ प्रकट करता है। ठीक है ना, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। चलो लिख लेते हैं हम तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जहां एक ही शब्द, शब्द एक ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जहां एक ही शब्द, में इस बात पर जोर दे रहा हूं तो इसका मतलब यहां ध्यान देना है आपको। जहां एक ही शब्द प्रसंगानुसार, शब्द एक है लेकिन प्रसंग जैसा है, उसके अनुसार अनेक अर्थ प्रकट करता है, तो उसे श्लेष अलंकार
कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ये लो साहब, परिभाषा हो गई। जहां एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ प्रकट करता है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। बहुत इजी। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, तो ये उदाहरण सुनिए तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए, रहीमन पानी राखिए, सुना हुआ होगा आपका, क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। सुना है ना? नहीं सुना, एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान दें। क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लिख दो? बिल्कुल, चलिए एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ओके, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी गए न उबरे, मोती मानस, मोती मानस चून। ये लो सब, बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण। चलिए अब इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूं, क्या इसका अर्थ होता है ना? तो देखो, रहीमदास जी का दोहा है, बहुत अच्छा दोहा लिखा है उन्होंने। कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि पानी रहना चाहिए। अब पानी का मतलब जल से सब जानते हैं, लेकिन यहां अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ देगा। कौन सा? पानी शब्द ही देखो, पानी सभी के पास रहना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सुनसान है साहब, कुछ नहीं बचेगा। कैसे? देखो, यहां ये श्लिष्ट है पानी, श्लिष्ट जिसमें श्लेष अलंकार है वो श्लिष्ट कहलाएगा। ठीक है, तो श्लिष्ट कौन सा हुआ? पानी है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो उबर नहीं पाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अब ये पानी किस किस अर्थ में क्या क्या अलग अलग अर्थ दे रहा है वो समझिए। कौन कौन नहीं उबर पाएगा? मोती मानस चून। मोती, पानी चला गया मोती का, कुछ नहीं बचेगा। पानी चला गया मानस का, कुछ नहीं बचेगा। पानी चला गया चून का, तो कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक है, तो अब यहां हमें यह समझना है कि मोती है, इसके अर्थ में पानी जो है ना, तो यहां मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है क्या? चमक। क्या है? चमक। यदि मोती की चमक चली गई, यदि मोती का पानी चला गया मतलब मोती की चमक चली गई, तो मोती की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। बोलो बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो यहां इस पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में क्या है? चमक है। ओके, मानस, मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है साहब इज्जत से। किससे है? इज्जत से। अगर मानस, मनुष्य का पानी चला गया, मनुष्य की इज्जत चली गई, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये उबर नहीं पाएंगे, पानी गए न उबरे। ठीक है ना? तो मनुष्य के मानस के संदर्भ में इस पानी का क्या अर्थ है? इज्जत। ओके, चून, चून तो जानते ही हो, चूना या फिर आटा, जो आटा है उसको चून कहा जाता है। ठीक है ना? सूखे आटे से आप रोटी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, वहां पर भी आवश्यकता पड़ती है किसकी? पानी की। तो यहां इसका अर्थ किस संदर्भ में? जल के संदर्भ में लगाया जाता है। ठीक है ना? तो अब आप समझिए, इसको समझ गए होंगे। श्रेष्ठ वर्ड एक ही है, कौन सा? पानी, लेकिन शब्द एक, लेकिन इसी पानी का इन प्रसंग के अनुसार, देखो प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ। तो बताओ, पानी का अर्थ यहां चमक से है, यहां इज्जत से है, यहां चून से, किससे? जल से है। समझ में आ गई होगी जी से। तो इस तरह से इसमें कौन सा? श्लेष अलंकार है।
ठीक है, देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर पानी चला गया तो कुछ नहीं बचने वाला है। उदाहरण हो गया, एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। एक उदाहरण और प्रस्तुत करता हूं रहीम दास जी का ही। देखो, रहीमन जे गति दीप की, रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। क्या अर्थ हुआ इसका, ये भी हम समझेंगे। चलो, क्या कहा है, रहीमन जे गति दीप की, रहीमन जे गति दीप की, रहीमदास जी के जो गति दीप की है, दीपक की है, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। कुल में कोई कपूत पैदा हो जाए तो उसकी गति भी उस दीपक के समान ही है। कैसे? उन्होंने कहा है कि बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, अगर उसको जलाएंगे तो उजियारा उजाला करता है, बढ़े अंधेरो होए। तो देखो, बढ़े अंधेरो होए। अब इसका अर्थ मैं समझाऊंगा तो आप समझना क्या अर्थ है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गति दीप की है ना, वही गति किसकी, कुल के कपूत। अगर कुल में कोई कपूत पैदा हो जाता है तो उसकी गति भी वही होती है। किस तरह से, यहां पर देखो, एक बारे शब्द है और ठीक है ना, बारे उजियारो करे, और एक बढ़े शब्द है, ठीक है ना। तो ये है, ये दोनों ही श्लिष्ट है यहां पे, क्योंकि अलग अलग अर्थ पैदा करेंगे ये, ठीक है। क्या, देखो ध्यान दें, बारे का मतलब यहां दो अर्थ है। क्या, बारे का मतलब एक तो जलने से है, और ये जलना अर्थ किससे है, दीप। ओके, समझ रहे बात को। और एक बारे का अर्थ है जन्म लेने से, जन्म लेना, ठीक है। अब ये जन्म लेने से किससे, कपूत के संदर्भ में। तो ध्यान देना क्या मतलब हुआ, रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे। तो देखो, जैसे ही हम दीपक को जलाएंगे तो वो उजियारा करेगा कि नहीं करेगा। तो बारे उजियारो मतलब दीपक को जलाएंगे तो वो उजाला करेगा। इधर लेते हैं अर्थ, अगर कपूत जन्म लेता है तब तो मान लो संतान पैदा हो रही है, तो वहां तो खुशी तो होनी है। तो एक जन्म लेता है तब तो खुशी होती है। लेकिन बढ़े अंधेरो होए, बढ़े, अब देखो, बढ़े का मतलब क्या है, इसका तो मतलब बढ़ जाना, यानी बुझ जाना। ये बुझ जाना किसके, दीप संदर्भ में। और बढ़े का मतलब बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ना, वृद्धि करना, ये किसके, कपूत के संदर्भ में है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए क्या, अगर दीपक बुझ गया तो अंधेरों होना ही है, और अगर बढ़ेगा कौन, कपूत, तो वो तो कुल का नाम ही आपको पता है, रोशन करने वाला है, ठीक है। तो बढ़ने पर वो भी कुल पर एक अंधियारा ही छा जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि ये श्लिष्ट है, शब्द वही है, लेकिन प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग प्रकट कर रहे हैं। इस वजह से इसमें क्या, श्लेष अलंकार है। इसीलिए कहा है रहीमदास जी ने कि रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। तो ये हमने अभी तक उदाहरण देखे हैं किसके, श्लेष अलंकार के। तो देखो, दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही शानदार उदाहरण रहे हैं श्लेष अलंकार के। पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, यही चीज हमें समझते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं साहब, सब पढ़ते हैं, बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन परिणाम कहाँ, परिणाम नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मिलते हैं हमें, आप में से भी बहुत से उदाहरण ऐसे होंगे, पढ़ते बहुत हैं साहब, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पाता है। क्योंकि ये बात सही भी है। एक विद्वान G.M. ट्रेविलियन, उन्होंने कहा है ये बात, क्या कहा है कि एजुकेशन हैड प्रोड्यूस्ड अ वेस्ट पॉपुलेशन एबल टू रीड
बट अनेबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज वर्थ रीडिंग। मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन हैज प्रोड्यूस्ड ए वेस्ट पॉपुलेशन, शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा कर दी है, एबल टू रीड, जो पढ़ तो सकती है बट अनेबल, लेकिन वो असमर्थ है किसमें, टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज वर्थ रीडिंग। वो ये नहीं पहचान पाती है कि क्या पढ़ने लायक है, क्या पढ़ना है, और ये ही कमी दिखाई देती है परिणाम के समय। होता है अक्सर ऐसा। तो क्या पढ़ना है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। वरदान डिजिटल क्लासेज है, वो आपके लिए हाजिर है। यदि हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोर्स की यदि आपको आवश्यकता है, तो बेझिझक ज्वाइन कीजिए। प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज का ऐप इंस्टॉल करें और वहां सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी कीमत है, नहीं, विद्यार्थी हित में बहुत सस्ते, बहुत सस्ते। पूरे इंडिया में इससे सस्ते कोर्स नहीं मिल सकते और इससे गुणवत्ता वाले कोर्स भी नहीं मिल सकते। ये अपनी वादा है आपसे। हमारे लिए अहोभाग्य रहेगा कि आप हमसे जुड़ेंगे और आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, जीवन भर आप याद रखेंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शिक्षा की जड़ है वो कड़वी तो है, लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। समझ गए होंगे। तो अगर आपको फल मीठे चाहिए तो आपका स्वागत है। ओके, देखिए, चल आगे हम अब बात करते हैं अपने इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं। श्लेष अलंकार के भेद कितने? 2, ठीक है। अब ये 2 भेद कौन कौन से हैं? अब ये 2 भेद कौन कौन से? अभंग और सभंग। जैसा कि हमने यमक में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से इसके भी 2 भेद हैं। चलिए एक एक भेद पर प्रकाश डालते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, ठीक है। अब देखो, इसमें भी सेम वही बात ध्यान रखनी है, टुकड़े कर लो। अभंग, जिसके टुकड़े न हो, यानी शब्द है वो पूरा ऐसे के ऐसे रहेगा और फिर अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा, तो वो अभंग श्लेष होता है। क्लियर? अभी जो दोनों उदाहरण हमने देखे हैं, तो उसमें जो श्लिष्ट वर्ड था उसके बताओ हमने टुकड़े करके अर्थ निकाले थे या वैसे के वैसे? तो वहां हमने वैसे के वैसे अर्थ निकाला है। पानी का पानी की पूरी टुकड़े तो नहीं किए ना, तो इसका मतलब है उसका भंग नहीं किया हमने, उसके टुकड़े नहीं किए। तो ये उदाहरण दोनों ही जो हमने पढ़े ये किसके हैं? अभंग श्लेष के उदाहरण हैं। क्लियर? अब चलो एक उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपसे कहा जाए नर की अरुणल नीर की, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, अब इसको समझेंगे एक बार। देखिए ध्यान दो। नर की अरु नल नीर की, एक अर्थ है। देखो क्या, नर की अरु का मतलब यहां किससे? और से है। और नल नीर, नल का जो पानी आता है ना, नल नीर, नल का पानी, उससे इसका अर्थ है कि गति एक करी जोय, गति एक करी जोय। इनकी गति है ना, जो एक करके जोड़ी जाती है, क्या गति होती है? देखो, जे तो नीचो, जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए। ये लो साहब, ठीक है। तो क्या कहा? नल की अरुणल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए। क्या मतलब हुआ समझिए साहब। नर कोई भी मनुष्य होता है और एक यहां पर नल नीर है, 2 हैं।
इनकी गति एक जैसी है। ठीक है, कैसे? अब यहां पर नीचो और ऊंचो ये श्लिष्ट वर्ड है। ठीक है, अब जो नीचो है तो इसका मतलब समझना, नीचे का मतलब एक तो नर है तो नीचे का मतलब है झुकना। ठीक है, विनम्र नीचे का मतलब है ना, ये किसके? नर के संदर्भ में है। और एक इसका अर्थ होता है गहरा, ये जो अर्थ है, ये जो नल नीर दिख रहा है आपका नल, इसके लिए है। ठीक है ना, तो नीचे का दो संदर्भ में अर्थ निकल रहे हैं। क्या अर्थ समझना, जे तो नीचो होई चले कि मनुष्य जितना झुक करके, जितना विनम्र होकर के चलेगा, ते तो ऊंचो होए, वो उतना ही ऊंचा। तो यहां ऊंचे का भी दो अर्थ है। क्या? ऊंचे का नर के संदर्भ में लगाएं हम तो यहां बड़प्पन से लिया जाता है। ठीक है, किसके? नर आदमी के। और यहां ऊंचाई से लिया जाता है, ऊंचाई ये किससे? नल के संदर्भ में है। ठीक है, तो क्या है, देखो ध्यान देना, जितना आदमी नीचा होकर चलेगा, जितना विनम्र होकर चलेगा, उसका ही उतना ही उसका बड़प्पन होगा। ठीक है ना, तो ये तो नर के संदर्भ में अर्थ दे रहे हैं। देखो, और इसी संदर्भ में देखो नल नीर भी जितना गहरा हम डालेंगे उसे, जितना गहराई पर, उतना ही उसमें ऊंचाई पर क्या होगा? जल होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये इसके अलग अलग, लेकिन देखो नीचो और ऊंचो दोनों को टुकड़े थोड़ी किए हमने, ऐसे कैसे? इसलिए ये क्या है? अभंग श्लेष का उदाहरण है। क्लियर? तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से छांट सकते हैं। बस एक उदाहरण, बहुत दो उदाहरण पहले लिख दिए थे आपको। अब बात करूंगा मैं आपके सामने सभंग श्लेष। सभंग श्लेष, इसको पहचानिए कि ये सभंग श्लेष क्या है। नाम से पता चल रहा है, सभंग, टुकड़े, टुकड़े, भंग कर दिया जाए, टुकड़े करके अर्थ निकाले। इनके अर्थ हमने सीधे सीधे ऐसे कैसे निकला है, देखो कोई टुकड़े नहीं किए। लेकिन अगर इसके टुकड़े करके अर्थ निकालते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? सबंग श्लेष हो जाएगा। सभंग, भंग के साथ, टुकड़े के साथ। ठीक है, चलिए देखो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है आज राम रता अयोध्या। क्या है उदाहरण? अज राम रता अयोध्या नगरी, किसे प्रिय नहीं लगती। अज राम रता अयोध्या नगरी, किसे प्रिय नहीं लगती, किसे प्रिय नहीं लगती। ठीक है ना, तो इस तरह से ये उदाहरण है। अब यहां श्लिष्ट वर्ड है ना, वो कौन सा है ये ध्यान देना है। तो ये जो दिख रहा है अजरामरता, ठीक है ना, तो ये श्लिष्ट वर्ड है। क्योंकि समझिए एक अर्थ, जब क्योंकि इसका अर्थ निकालेंगे तो टुकड़े करके, पहला टुकड़ा करना है हमें। तो देखो एक तो अज, अज, ठीक है, और एक क्या है? राम। तो अज और राम, रता का मतलब से युक्त, समझ गया। तो इसका मतलब है जहां पर अज और राम जैसे राजा हुए तो उनसे युक्त अयोध्या नगरी है, वो किसे प्रिय नहीं लगती। तो यहां एक तो टुकड़े करने पर हमें, क्योंकि पूरा का पूरा देखो टुकड़ा किया, अज राम, रता का मतलब रत युक्त, तो अज और राम से युक्त। एक तो इसका यह अर्थ निकल रहा है, टुकड़े करने पर निकल रहा है, लेकिन टुकड़े करने पर इसके अर्थ और भी निकलेगा। दूसरा क्या, देखो इसको तोड़ लो, ए जे रे, ठीक है, आल है ना ये यहां पर, तो यहां संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा? अजर। फिर यहां देखो आ की ध्वनि है, अजर प्लस ए में रे, अजरता और अमरता, ये लो सब, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? अजरता और अमरता, मतलब यहां जैसे इसके टुकड़े करेंगे, ए जर अजर, ए मेर अमर, तो संधि विच्छेद कर लिया, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया कि नहीं। टुकड़े करने पर इसका दूसरा अर्थ क्या निकला? अजरता और अमरता से युक्त जो अयोध्या नगरी है वो किसे प्रिय नहीं लगती। तो बताओ क्या समझे इससे?
इससे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ दो निकले, लेकिन अर्थ कब निकले? टुकड़े करने पर निकले। इस वजह से यहां पर कौन सा? सभंग श्लेष है। और इनकी तरह बिना टुकड़े किए अर्थ निकलेंगे तो अभंग श्लेष है। ये लो, कितना इजी तरीके से हम समझ पाए हैं। ठीक है, तो यहां समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है अब। ओके, तो ये था आज का अपना जो लेसन श्लेष अलंकार के बारे में। कैसा लगा आपको कमेंट कर अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू वेरी मच।